यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जीरो की पॉसिबिलिटी मत ले लेना, क्योंकि जीरो कैसे होगा अगर लास्ट शेल में जीरो, तो उसको लास्ट शेल क्यों कहूंगी? लास्ट शेल फिर मैं उसको कहूंगी ना जो उसके नीचे वाला शेल है, ठीक है। तो उसमें तो फिर कंप्लीट होगा ही 8। तो हमारे पास में जब 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है, ये क्या है मेरे, जैसे कि तुम अपने खानदान के बच्चे हो, ऑब्वियसली अपने ही खानदान के बच्चे होगे तुम, तो तुम्हारे और भी कौन होंगे, और भी होंगे ना खानदान में लोग, तो और भी होंगे, लोग तो और भी होंगे तुम्हारे पास में, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो। जैसे ये सब लोग हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, लेकिन तुम हो गुस्सैल एकदम, यू आर एन एंग्री बर्ड, तो यू आर शोइंग एन अनॉर्मलस प्रॉपर्टी, यू आर शोइंग एन अनॉर्मलस बिहेवियर। तो इसीलिए हमने कहा है कि दे आर शोइंग अनॉर्मलस प्रॉपर्टीज। कैसे और क्यों करते हैं ऐसा, इनमें क्या है मैम, कि ऐसा हम में क्या था मैम कि हम अपने खानदान से अलग हैं, हम तो बहुत खास है, हमारी तो बात ही छोड़ो। लेकिन मैं इनकी बात बता देती हूँ, इनकी बात क्या है। हाँ जी, नमस्कार बच्चे, क्या हाल चाल आपके। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एस्पायरिंग एसेस। आज हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कहाँ तक बात की थी, हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के बाद में आज हम हमारे कुछ ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल बातें। देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल देखो, सबसे पहले उसी के कंटिन्यू में चल रहा है लेक्चर हमारा, जहाँ कल बात हमने खत्म की थी लास्ट लेक्चर में, उसी के कंटिन्यू में हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में। एक बार देखो, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस टेबल के अंदर हमारे पास में क्या बने हुए हैं, ब्लॉक्स बने हुए हैं। कैसे, ये पहले 2 ग्रुप अगर आप देखोगे तो दोनों के दोनों ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मेरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इनका, वो जा रहा है हमारे एस सब शेल के अंदर, ठीक है। हमारे पास कितने सब शेल होते हैं, सोचो कितने सब शेल होते हैं हमारे पास में। एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ होता है। तो ये 4 ही हमारे पास में सब शेल है। तो पीरियोडिक टेबल में 4 ही हमारे पास में ब्लॉक्स होते हैं। तो सबसे पहला, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे इसके अंदर S1 होगा, इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन। इस वाले ग्रुप का क्या होगा, S2 होगा, जो मैंने हमारे बीच में पहले भी ये चीजें थोड़ी डिस्कस हो चुकी है, सही है। तो ये वाला जो हमारे पास में ब्लॉक है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, इसे मैं क्या कहूंगी, S ब्लॉक कहूंगी। आई बात समझ में, आगे आ जाओ। S के बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, P के अंदर जाएगा। तो P के अंदर देखो, यहां से P के अंदर देखो बच्चे, यहाँ पे जाएगा P1 और ऐसे करके P2, P3, P4, P5 और P6। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना P के अंदर। तो हमारे पास में 6 इसके ग्रुप बन गए। तो यहाँ पर जब लास्ट इलेक्ट्रॉन मेरा P ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, P सब शेल के अंदर जा रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगी, वो मेरा हो गया P ब्लॉक। ओके, ये हो गया था हमारा S ब्लॉक, ये भी ठीक है। अच्छा, कलर ठीक है, चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं कलर, पिंक करते हैं, ठीक है। एस पी, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी में जाता है हमारा। तो डी के अंदर हमारे पास में कितने ऑर्बिटल होते हैं, डी के अंदर होते हैं मैम 5 ऑर्बिटल, और 5 ऑर्बिटल का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास में 10 ग्रुप्स होने चाहिए। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हमारे पास में यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं। और ये पूरे के पूरे ग्रुप्स सारे मिलाकर के जो ब्लॉक बनता है हमारे पास में, ये हो जाता है हमारा डी ब्लॉक। ये क्या हो गया हमारा, डी ब्लॉक। अब बात कर लेते हैं एफ की। तो एफ के अंदर जो हमारे पास में सारे के सारे एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारा एफ के अंदर जा रहा है, उसको हम पीरियोडिक टेबल के नीचे अलग से 2 रोज में रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये रहे हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में एफ ब्लॉक। तो इन कुछ ब्लॉक्स की हमें चर्चा करनी है, थोड़ी जनरल बातें इनके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्लॉक मैंने आपको दिखा दिए कहाँ है और क्यों आते हैं, क्यों बोलते हैं एस ब्लॉक, क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है बच्चे वो कहाँ जा रहा है, एस ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, एस सबशेल के ऑर्बिटल में जा रहा है। तो एस ब्लॉक का ग्रुप कौन सा हुआ, अभी अभी पीरियोडिक टेबल दिखाई है मैंने तुम्हें, कौन सा ग्रुप हो गया, ग्रुप हो गया इसका ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 2 ही ग्रुप है इसके। तो अच्छा, पहले वाले ग्रुप के अंदर हमारे पास में जितने एलिमेंट्स आते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, उन एलिमेंट्स को मैं कहती हूँ एल्केली मेटल्स। उन्हें मैं क्या कहती हूँ,
एल्केली मेटल्स। और जो दूसरे वाले आते हैं उन्हें मैं क्या कहती हूँ, एल्केली अर्थ मेटल्स। क्या आपको दिख रहा है मेटल्स तो दोनों ही है, क्या आपको दिख रहा है मेटल्स तो दोनों ही है। और मेटल्स की प्रॉपर्टी आपको बताई थी मैंने जब हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स की चर्चा की थी, तब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बताई थी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वो। तो हमारे पास में एस ब्लॉक वाले दोनों ग्रुप के एलिमेंट्स जिन्हें मैं मेटल्स कह रही हूँ, वो भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को तो लूज करेंगे ही करेंगे। तो इनकी जो प्रॉपर्टी आएगी, कन्फिग्रेशन से पहले भी आपको प्रॉपर्टीज बता देती हूँ, तो जो प्रॉपर्टी आएगी इनकी वो क्या होगी, इनकी मेटल्स है तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, तो इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो गए ये इजीली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। बहुत इजी सी चीजें चल रही है हमारे पास में। अच्छा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपने इजीली बाहर निकाल सकते हैं। सोचो हमने लास्ट क्लास में एक चर्चा की थी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कि हमें अगर इलेक्ट्रॉन को एटम के लास्ट ऑर्बिटल से बाहर निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आप देना चाह रहा है, मतलब कोई एटम अगर अपना इलेक्ट्रॉन अपने आप देना चाह रहा है, तो हमने चर्चा की थी कि हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। तो अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं तो मैं कह दूं कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चे, वो इसकी कम है, तो ये क्या हो जाएगा, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। और टॉप टू बॉटम आने पर तो हमें वैसे भी पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, ये कल ही चर्चा की हमने। जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप के अंदर, क्योंकि हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, S1 S2, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात कर रही हूँ, तो ऊपर से नीचे जब मैं आऊंगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी। कम आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, और इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे मतलब वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे। तो कह सकती हूँ कि उनका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो क्या कह सकती हूँ मैं कि जब मैं डाउन द ग्रुप आऊंगी तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा मेरा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा बच्चे, इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में, बहुत इजी सी चीज है एकदम। एक एक चीजों को रिलेट करके जब हम पढ़ते हैं और सीक्वेंस में पढ़ते हैं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया ऐसे नहीं। अब इसीलिए आपको ब्लॉक्स मैंने बाद में बताए हैं ताकि आपको ये पता हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो टर्म्स मैं यूज करूंगी वो सारी प्रॉपर्टीज आपको पहले पता हो, इसलिए प्रॉपर्टीज आपको पहले पढ़ाई गई है। समझ में आई बात। अच्छा, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। मैम पता है एस ऑर्बिटल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमारे पास में इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन सकता है, या तो बन सकता है NS1 या तो बन सकता है NS2। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, NS1 से 2 का, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। और इलेक्ट्रॉन्स को अगर भरना हो तो वो आपने हमने कल चर्चा की है, 3 रूल हमने पढ़े हैं उसके, ऑफ वो पढ़ा है, पाउली पढ़ा है, हुन्स प्रिंसिपल पढ़ा है। तो उनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने देख लिया है। तो ये बात हो गई हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। आगे चलते नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में पी ब्लॉक। नेक्स्ट क्या आएगा बच्चे, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मैंने आपको दिखाया कौन से ग्रुप से स्टार्ट हो रहा था, वो हमारा देखो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास में क्या था, एस ब्लॉक था, और एक्सट्रीम राइट में हमारे पास में आ रहा था पी ब्लॉक, जो स्टार्ट हो रहा था ग्रुप नंबर 13 से और जा रहा था हमारे ग्रुप नंबर 18 तक। 13 से स्टार्ट हो रहा था, ग्रुप नंबर 18 तक हमारा पी ब्लॉक चल रहा था। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, भाई पी के अंदर जा रहा है तो एस तो भरा हुआ होगा ना पहले, तो NS तो 2 ही होगा, ये तो पूरा भर चुका होगा, तभी मेरा N पी के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। अच्छा, तो P के अंदर हो सकता है 1 हो, और 1 से लेकर 6, मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन तक मेरे जा सकते हैं। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, NS2 NP1 2 6। ओके, चलो जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज के लिए हम एक बार नजर डाल लेते हैं कि हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे कैसे, ग्रुप 13 से जो स्टार्ट होता है, 13 14 15 16 17 और 18 ऐसे चलता है। ग्रुप 13 के अंदर पहला एलिमेंट आता है बोरोन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अच्छा, अब एक चीज बताओ मुझे, यहां से यहां जाने पर हमारे पास में कल एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी,
वो इंक्रीज कर रही थी या वो डिक्रीज कर रही थी? इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी लेफ्ट टू राइट जब मैं जा रही हूँ तो मेरे पास में इंक्रीज कर रही थी या डिक्रीज कर रही थी? तो ये तो मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कर रही थी मेरी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो रही थी। नेगेटिव पॉजिटिव को बहुत एकदम पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया था और डिटेल में मैंने पूरा समझाया था कि नेगेटिव कब होगी, पॉजिटिव कब होगी, और नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, मोर नेगेटिव मोर पॉजिटिव, ये भी मतलब मैंने समझाया था। तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, यहाँ पर मोर नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, मोर नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास में पी ब्लॉक के अंदर भी जो ग्रुप 17 वाले होते हैं, ग्रुप 17 वाले होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा हमारे पास में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव के अंदर मिलती है। तो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये इसकी हमें देखने को मिलती है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों बनती है? क्योंकि आप देखो इसके बाजू में इसका पड़ोसी कौन है, नोबल गैस है, और हमने ये चर्चा की थी कि सब क्या करना चाहते हैं, नोबल गैस का बनना चाहते हैं। एग्जाम्पल देके समझाया था कि आप भी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी के जैसा बनना चाहते होंगे, या फिर किसी को अपना आइडल आप भी मानते होंगे। तो उसी तरीके से एलिमेंट्स किसको आइडल मानते हैं, नोबल गैसेस को, नोबल गैसेस की जैसे बनना चाहते हैं। तो आप देखो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप को मिल जाए, तो ये मेरा 18 वाले के जैसे नोबल गैस की जैसे बन जाएगा, बढ़िया स्टेबल हो जाएगा, मौज हो जाएगी इसके। तो हमारे पास में इसीलिए इस ग्रुप वाले की क्या होती है, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। अब इनका नाम देखते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहते हैं हम हैलोजेंस। इनको क्या कहते हैं हम, हैलोजेंस। ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो आते हैं क्या होते हैं हमारे हैलोजेंस। ठीक है, अच्छा ग्रुप 16 वाले का भी एक नाम है, वो देख लेते हैं। ग्रुप 16 वाले को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं चाल्कोजेंस, इन्हें कहते हैं चाल्कोजेंस। आई बात समझ में? तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसे रिलेट करूं मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर से, तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रही है, जैसे ही लेफ्ट टू राइट गई, देखो इधर जैसे ही लेफ्ट टू राइट में गई तो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, और इलेक्ट्रॉन को लेना इज ऑपोजिट कैरेक्टर ऑफ मेटल, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसके ऑपोजिट काम हो रहा है इलेक्ट्रॉन को देना। तो हमारे पास में कह दो उसको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, कह दूं कि ऐसे जैसे मैं जा रही हूं तो मेरे पास नॉन मेटल्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर L2R क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत जनरल चीजें और सारी चीजें क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है तो हमारे लिए समझना और इजी हो गया है। तो अब नेक्स्ट वाले ब्लॉक पे चलते हैं, हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चे, नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट। एक खास तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट इनके रोल होते हैं हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ खास प्रॉपर्टीज ये एलिमेंट्स शो करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, प्रॉपर्टीज तो देखनी ही है। सबसे पहले इनका ग्रुप देख लेते हैं। तो ग्रुप कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, मैंने बताया था यहाँ पे एस था और यहाँ पे एक्सट्रीम राइट के अंदर पी था, और दोनों के बीच में हमारा एज अ ब्रिज कौन आ रहा था, डी ब्लॉक आ रहा था। तो जहां से एस का खत्म हुआ 1 और 2, ये तो एस थे, तो एस जहां से खत्म हुआ 3 से चालू होगा ये। अच्छा पी कहाँ से चालू हुआ था, 12 से। पी कहाँ से चालू हुआ था, 13 से। तो 12 तक मेरा क्या चलेगा, 12 तक मेरा क्या चलेगा, डी ब्लॉक, मतलब 3 से लेकर 12 तक। तो मैं ऊपर लिख दूं इसको ऊपर लिख दूं कि 3 to 12 हमारा क्या चलेगा, इनका डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर। अब इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1, क्योंकि हमने देखा था 4s में पहले जाता है इलेक्ट्रॉन, फिर 3d में जाता है, इसीलिए 3 वो n-1 हो गया ना। तो n-1 d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 1 to 10 और ns 0 to 2। ये हमारे पास में क्या बनता है, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आई बात? अच्छा मैं 0 to 2 लिख रही हूँ, यहाँ के हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स जो है 0 to 2 क्यों लिखा, देखो इसको समझो।
कि अगर हमारे पास में, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो अगर हमारे पास में एग्जांपल के लिए देखो कोई कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में ऐसा आ जाता है कि 3d4 4s2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे नहीं लिखा जाएगा। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे? इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे लिखेंगे? 3d5 4s1। क्यों? क्योंकि पहली बात 3d और 4s की एनर्जी क्या है? थोड़ी सिमिलर है, उनके बीच में एनर्जी गैप कम है, तो कम है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो जो मेरे पास में जो d ऑर्बिटल था 5, जो d ऑर्बिटल था और ये s ऑर्बिटल था, इसके अंदर थे 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें थे 2 इलेक्ट्रॉन। क्या आपको दिख रहा है कि ये हाफ फिल्ड बन सकता है अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो? अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हाफ फिल्ड बन जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेरा इसके अंदर चला जाता है और ये बन जाता है 3d5 और 4s1। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ns में 0 to 2 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि कुछ खास तरीके की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। खास तरीके की प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? सबसे पहली बात तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम आगे पढ़ेंगे वो इनकी वेरिएबल होती है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ये वेरिएबल शो करते हैं। दूसरा, ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं, किसी रिएक्शन में एज ए कैटालिस्ट वर्क कर सकते हैं, तो कैटालिटिक एक्टिविटीज ये शो करते हैं। अच्छा, जो इनके आयंस बनते हैं वो क्या बनते हैं? कलर्ड। तो मैं कह सकती हूँ कि कलर्ड आयन बनते हैं इनके। चौथा, ये हमारे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिज्म में भी शो कर सकते हैं, तो पैरामैग्नेटिज्म में हो सकते हैं। ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी दिख सकती है हमें इसमें। ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको अलग से नाम दिया गया है। अब इन्हीं के ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते, वो डी ब्लॉक के हैं लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। वो कौन से हैं बच्चे? वो भी हम देख लेते हैं। अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, अगर मैं तुम्हें पीरियोडिक टेबल दिखाऊं खुद ब खुद समझ जाओगे। हमारे पास में ये डी ब्लॉक है और डी ब्लॉक में जैसे जैसे ऐसे जा रही हूँ, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और ये आ गए हैं मेरे पास में D10। ये क्या आ गया है मेरे पास में? D10। और जो D10 वाला ग्रुप है मेरे पास में, उनको मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड नहीं करती, क्योंकि वो हमारे पास में सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते हैं, ना उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे कैटलिस्ट की जैसे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? डी ब्लॉक में तो आते हैं लेकिन इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम नहीं कहते। कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हमारे पास में डी ब्लॉक में तो आते हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, डी ब्लॉक के बाद में हम क्या आएंगे? एफ ब्लॉक पे। तो एफ ब्लॉक को एक बार आप यहाँ से देखो, कहाँ से आ रहा है एफ ब्लॉक मेरा, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है एफ ब्लॉक। आपको दिखेगा कि इसका एफ ब्लॉक का जो एटॉमिक नंबर है दिख रहा है आपको? ठीक है, एफ ब्लॉक का जो एटॉमिक नंबर है वो है मेरे पास में 58 से शुरू हो रहा है और 58 यहाँ पे 57, तो यहाँ से मेरा एफ ब्लॉक शुरू हुआ है। ऐसे आप नीचे देखोगे, नीचे वाली रो को, तो ये 90 से शुरू हुआ है और यहाँ पे 89 है, मतलब इनके बाद में थे ये। हमारे 57 और 89 के बाद वाले एलिमेंट्स है, यहाँ पे ना रख के मैंने उनको यहाँ पे रखा है क्योंकि उनके अंदर एफ ऑर्बिटल शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एफ में जाने लग गए, तो डी ब्लॉक के अंदर तो नहीं रख सकते ना उन्हें, तो उनके लिए एक सेपरेट हमने रोज बना दी। तो इसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। और क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर से ही निकल के आए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यही इसी के बाद आना था ना इन्हें, भाई 57 के बाद ही 58 आना था ना, लेकिन एफ ब्लॉक है तो हम इनके अंदर तो रख नहीं सकते, इन्हीं से निकल के आए ना ये, तो ये ट्रांजिशन, तो ये हो गए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिंपल सी बात है ना, ट्रांजिशन, तो ये हो गए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा, कहाँ से शुरू हो रहे हैं ये? कहाँ से शुरू हो रहे हैं? एटॉमिक नंबर 57 से। दो रोज दिख रही है। कितनी रोज दिखेंगी आपको? 2 रोज आपको दिख रही होंगी, आपको 2 रोज दिख रही होंगी एफ ब्लॉक के अंदर। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, आपको कितनी रोज दिख रही होंगी? 2 रोज दिख रही होंगी। तो जो पहली रो थी उसको मैंने कहा लेंथेनाइड्स और दूसरी को कहा मैंने एक्टिनोइड्स। क्यों कहा मैंने?
क्यों कहा मैंने? क्योंकि जो लैंथेनाइड्स थे वो मेरे लैंथेनम से स्टार्ट हो रहे थे। जो 57 मैंने आपको दिखाया था वो किसका था? एटॉमिक नंबर लैंथेनम का था। और लैंथेनम से स्टार्ट होके कहाँ जा रहे थे? ड्यूटेरियम तक। लैंथेनम से स्टार्ट होके जो लास्ट एलिमेंट इनका जा रहा था 57 एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होके इस रो का जो 71 एटॉमिक नंबर जा रहा था, 14 ही होंगे देख लो आप, तो जा रहा था, ये मेरे पास क्या था? ल्यूटेटियम। तो लैंथेनियम से ल्यूटेटियम, ये पहली रो जो थी इसको मैंने कहा लैंथेनाइड्स। आई बात समझ में? ये भी क्या होते हैं बच्चे? ये भी होते हैं मेटल्स। क्या होते हैं ये भी? मेटल्स। हमने वैसे भी ये चीज़ डिस्कस की थी, मैंने आपको जब मेटल्स पढ़ाया था तो आई टोल्ड यू कि 78 या 75% तो हमारे पास में जो पीरियोडिक एलिमेंट्स है, जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है, वो हमारे पास में क्या होते हैं? मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी मेटल्स होते हैं। अच्छा, इनको एक्टिनॉइड्स क्यों कहा? क्योंकि जो दूसरी रो हमने देखी थी वो एक्टीनियम से स्टार्ट हो रही थी, एक्टीनियम से स्टार्ट हो रही थी, और एक्टीनियम से स्टार्ट होके जा रही थी लॉरेंशियन तक। एक्टीनियम का हमने एटॉमिक नंबर देखा था 89 था, और 89 से स्टार्ट होके जा रही थी 103 एटॉमिक नंबर तक। तो ये हमारे पास में क्या आ गया? एक्टीनियम वाली रो को हमने क्या कह दिया? एक्टिनॉइड्स कह दिया। ये भी क्या होते हैं? ये भी मेटल्स होते हैं। अच्छा, ये भी क्या होते हैं? ये भी मेटल्स होते हैं, लेकिन इनके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी आना शुरू हो जाती है। आप देखो इनका मास बहुत ज्यादा हो चुका है, इनका मास बहुत ज्यादा हो चुका है, इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टीज आने लग जाती है। तो ये रेडियो एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, अब इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। एफ ब्लॉक वालों का जनरल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। क्या आएगा मेरे पास में? n-2 एफ कितने आ सकते हैं? 1 to 14। फिर बाद में क्या आएगा? डी, n-1 डी। अच्छा, ये n-1 n-2 n-1 क्यों लिख रही हूँ? अगर आप ऑफ प्रिंसिपल देखोगे जाके तो आपको जो सीक्वेंस दिखेगा इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का, तो जो n वैल्यू आपको इसी सीक्वेंस में दिखेगी कि अगर यहाँ पर आपके पास में मैं डी ए है, और अगर एन एस, अगर मैं 6s की बात कर रही होंगी तो मेरे पास 5d रहेगा और उसमें 4f रहेगा। समझ में आई बात? अगर आपने ऑफ वो प्रिंसिपल पढ़ा भी, आप एक बार जाके उसका सीक्वेंस देखना, सेम सीक्वेंस में आपको नजर आएंगी चीजें। अच्छा, ये n-2 f 1 to 14 और n-1 d 0 to 1 और ns2 हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन देखने को इनका जनरल मिलता है, जो आपको याद भी रखना है, समझ में आई बात? सेम चीज, सेम कंसेप्ट, डी और एफ की सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी होने की वजह से इसको हाफ फील्ड या फुल फील्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इधर शफल कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ तक हमारे पास में जो ब्लॉक्स थे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब इनके हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली है ना, हमने इनकी ब्लॉक्स के बारे में जनरल डिस्कशन कर लिए। तो अब हम क्या करेंगे? आगे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल ट्रेंड्स जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये देखो बच्चे, अब इनकी थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। उसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट और एक वैलेंसी, और एक हम क्या पढ़ेंगे? एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। अब देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी, ये क्या होती है? दोनों टर्म सिमिलर काइंड ऑफ चीज लगती है हमें, लेकिन है नहीं, इनके बीच में एक थोड़ा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम वैलेंसी से स्टार्ट करते हैं कि वैलेंसी मेरे पास में क्या होती है। मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट है वो क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा ना, और वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस के जैसा बनने के लिए वो बॉन्ड बनाएगा। अब उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर एक्स्ट्रा है तो, या अगर कम है तो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, या फिर वो शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की। 3 तरीके की पॉसिबिलिटीज हमारे पास में एलिमेंट्स में देखने को मिलती है। उसी के बेसिस पर मैं क्या करूंगी? वैलेंसी डिसाइड करूंगी। तो वैलेंसी को सबसे पहले मैं वैलेंसी को कैसे डिफाइन करूंगी? वैलेंसी क्या होती है मेरे पास में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज टू बाय एन एलिमेंट या बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये हमारे पास में क्या होगी? इसकी वैलेंसी कहलाएगी। अच्छा, इसके बारे में एक चार्ट बना के देख लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास में ऑक्टेट, भाई मैक्सिमम तो हमारे पास 8 ही आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास में चार्ट बना के देखते हैं।
कि अगर कोई एलिमेंट उसके लास्ट शेल के अंदर, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है कि उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन हो या दो हो, है ना, या फिर 3 हो, 4, 5, 6, 7 या 8, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जीरो की पॉसिबिलिटी मत ले लेना, क्योंकि जीरो कैसे होगा अगर लास्ट शेल में जीरो, तो उसको लास्ट शेल क्यों कहूंगी, लास्ट शेल फिर मैं उसको कहूंगी ना जो उसके नीचे वाला शेल है, ठीक है, तो उसमें तो फिर कंप्लीट हो गई 8। तो हमारे पास में जब 1 लास्ट इलेक्ट्रॉन, हमारे पास में लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है, ये क्या है मेरे, दिख रहा है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल हमारे पास में ये हो, तो उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, उसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और उसे 8 बनाने हैं ऑक्टेट के लिए, तो क्या करेगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन लेने या देने दोनों की प्रोसेस में कोई ना कोई एनर्जी इन्वॉल्व होती है, ये तुमने पढ़ा है मुझसे, ये मैंने पढ़ाया है तुम्हें लास्ट क्लास में, होती है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को अगर देना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन चाहे ले, इलेक्ट्रॉन चाहे ले, एनर्जी तो इन्वॉल्व होगी। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन को लेना। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 नेगेटिव चार्ज, जरा अपने दिमाग पे जोर डालो, 7 नेगेटिव चार्ज रिपल्शन नहीं करेंगे, इतने सारे नेगेटिव चार्ज कैसे बिठाएगा वो अपने ऊपर, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ले नहीं सकता वो। तो इजी चीज उसके लिए क्या होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। तो इजी चीज क्या होगी कि इसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वही तो वैलेंसी है। तो एक वाले की वैलेंसी क्या आएगी मेरे पास में, एक ही आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि क्या करेगा, प्रोसेस क्या करेगा वो, इसको इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि वो क्या करेगा, गेन या लूज में एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी आएगी, 1 ही आएगी। आई बात समझ में। दूसरी चीज देखो, सेम चीज 2 के साथ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना इज मच मोर इजियर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट करना। समझ में आई बात। तो हमारे पास में यहाँ पर भी वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। बहुत इजी सी चीज चल रही है ना ये। तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो वैलेंसी भी मैम 2 ही आएगी। 3 इलेक्ट्रॉन देख लो, 8 बनाने, 3 को कितने चाहिए, 5 चाहिए, 5 ले लोगे भाई, 5 भी बहुत ज्यादा होते हैं। सुनने में लग रहा होगा कि 5, देखिए 8 इलेक्ट्रॉन बना दो, 5 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज है ये, और इतना सारा नेगेटिव चार्ज वो लेगा। सोचो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी रहनी चाहिए, कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तो क्यों दूं मैं। तो मैं इससे अच्छा है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो ये वापस क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अच्छा, 4 वाले में देखो क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। 4 वाला तो मैम 4 दे भी सकता है, 4 ले भी, मैम ये तो बराबर का केस बन गया। तो अब वो करेगा क्या, अब वो कुछ नहीं करेगा बेटा, वो ना तो देगा वो ना लेगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा। वो क्या करेगा, शेयर करेगा। शेयरिंग कैसे करेगा, शेयरिंग को समझो कि मैं हूं, मैं कार्बन हूं, क्योंकि ये केस हमारा कार्बन का आता है ना, कार्बन का। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन वाली फैमिली के। तो अगर मैं हूं, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे 4 चाहिए, या तो मैं 4 निकालना चाहती हूँ, तो मैं अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बीच में रखूंगी और किसी और एटम को बुलाऊंगी, उसको बोलूंगी तुम भी अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रख दो। और जब मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो दूसरे वाला भी यूज कर सकता है और मैं भी यूज कर सकती हूँ। इस चीज को समझना। समझ में नहीं आया ना, मैं समझाती हूँ क्या कहना चाहती हूँ मैं। हमारे पास में शेयरिंग का मैं थोड़ा बताती हूँ, आप डिटेल में पढ़ोगे या फिर पढ़ा होगा आपने कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में, उनकी बात कर रही हूँ मैं। कि हमारे पास में ये एक एटम है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को उसको शेयर करना है। तो 1, 2, 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करने हैं। तो ये क्या करेगा, किसी और एटम्स को बुलाएगा। मान लीजिए इसने हाइड्रोजन को बुलाया, हाइड्रोजन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा देख ये वाले इलेक्ट्रॉन अपन शेयर कर लेते हैं। फिर ये दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, उससे ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर तीसरा हाइड्रोजन आएगा, वो इससे ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। फिर चौथा हाइड्रोजन आएगा, वो इससे 4th वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर आप देखोगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, अभी ये और ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के भी हैं, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी है, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी है।
ये आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़ोगे, बट मैं आपको बता रही हूँ कि शेयरिंग का कंसेप्ट क्या है, कि चार, मैं बोल रही हूँ कि 4 इलेक्ट्रॉन मेरे शेयर हो रहे, तो वो कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर ये अगर मेरे पास में ए कोई वो था, एक की जगह मैं कार्बन लिख देती हूँ, क्योंकि कार्बन ही तो होता है, कार्बन जिसके पास में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करेगा बच्चे, ये हाइड्रोजन के दो दो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट के अलावा डुप्लेट रूल भी होता है ना, ऑक्टेट या डुप्लेट। अब 8 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ घुसाएगा ये हाइड्रोजन अपने आप में, हाइड्रोजन भी तो छोटा सा होता है ना, ये भी तो देखो उसकी साइज भी तो होगी कुछ, इतना छोटा सा 8 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ लेगा, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक लेके खुश हो जाता है, डुप्लेट बनाता है, तो ये हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास भी आ गए, इसके पास भी आ गए। अच्छा, कार्बन के साथ में क्या हुआ, कार्बन के साथ में क्या हुआ, देखो कार्बन को हमारे पास में ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिले हैं, क्योंकि कार्बन ने तो चारों इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं। तो हाइड्रोजन के, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी हो गए। इसे कहते हैं शेयरिंग करना। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसी के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 है, तो वो 4 से क्या करेगा, शेयर करेगा, और वो मैक्सिमम क्या बनाएगा, मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। आई बात समझ में। अब 5वें की बात करते हैं, 5वें में क्या होगा, 5 निकालना अब की बार मुश्किल होगा और 3 लेना ज्यादा इजी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारे पास में ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या करेगा मेरा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, तो गेन लिख दूं, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी, 3 ही होगी, सॉरी 3 ही होगी। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास में, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और 8 बना सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी कितनी आएगी, 2 ही आएगी। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ही, तो वही हैलोजन वाला केस आ गया। हैलोजन वाला बताया था तुम्हें, दिमाग की बत्ती जलती नहीं है ना तुम्हारी इतनी जल्दी, वापस से दिखाते हो तुम्हें, देखो यहाँ बताया था ना, पी ब्लॉक जब पढ़ाया था कि ये हैलोजन्स होते हैं, हैलोजन्स होते हैं तो भूखे होते हैं इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन बन के 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो पीरियड्स के 18 इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है नोबल गैसेस, उनकी जैसे बन सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के तो भूखे है ना, इनको क्या कहा था, हैलोजन्स। तो वही हैलोजन वाला केस आ गया, तो हैलोजन वाला केस आ गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो बहुत अच्छे से गेन करेगा, और इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 1 की हो जाएगी। 8 वाले में क्या होगा, ये तो नोबल गैस है मैम, ये तो नोबल गैस है, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारी क्या आ जाती है, यहाँ पर नोबल गैस आ जाती है। चलो यहाँ तक हमारे पास में खत्म हुई वैलेंसी। अब मैम ये बता दो कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो देख लेते हैं। कि अगर मैं बोल रही हूँ वैलेंसी और मैं बोल रही हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वैलेंसी, और अगर मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। पता है क्या, वैलेंसी मेरी शो करती है कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लिए और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने दिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेन देन कितना हुआ है, वो नंबर बताता है, सिर्फ वो सिर्फ नंबर बताता है। अगर आप वैलेंसी देखोगे, अगर मैं आपको ये ना बताऊं बच्चे, अगर मैं आपको ये ना बताऊं और सिर्फ आपको ये बताऊं कि ये वैलेंसी इसकी 1 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आपको ना पता भी नहीं चलेगा कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं कि लिए हैं, क्योंकि वहां तो मैंने मेंशन नहीं कर रखा। जब वैलेंसी की बात करी तो मैंने मेंशन नहीं कर रखा कि 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं या दिए हैं, तो सिर्फ 3 नंबर देख के आपको ये नहीं पता चल रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है कि लूज किया है। तो वही चीज हमारे पास में बताती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमें क्या बताती है, साइन के साथ में इसमें हम क्या करते हैं, यूज प्लस और माइनस टू शो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सिंपल सी बात है, वो हमें साइन नहीं दिखाती है, हमें साइन दिखा के बता देगी कि इलेक्ट्रॉन लिया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया गया है। कैसे, अगर किसी की वैलेंसी, मानो कोई एटम है, वो हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ये केस लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का अगर गेन कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, सोचो 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर ले रहा है, 3 नेगेटिव चार्ज उसके पास आ रहे हैं, तो उसके सर पे मैं नेगेटिव ही दिखाऊंगी। तो मेरे पास में कोई भी एटम है, अगर वो गेन कर रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो यही तो करती थी मैं, कितने गेन किए वही तो दिखाती थी।
अगर इसने 2 गेन किए होते, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो मैं क्या दिखाती, 2- दिखाती। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, वही तो मेरे पास में क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट विद इट्स साइन। समझ में आया? एग्जाम्पल लेते हैं इसका, क्या करते हैं इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एक आप मॉलिक्यूल कंसिडर करो Na2O, ये हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर मुझे सोडियम है और ऑक्सीजन है, दोनों की मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अच्छा, मुझे सोडियम का पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है, और ये हमारे कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, ये हमारे एस ब्लॉक में आता है और ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 1 में आता है ये। और जब ये ग्रुप 1 में आता है तो इसके पास में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होता है, S1 होता है इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, और ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है बाहर, तो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अगर एक निकल गया तो अपने आप ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो चुका है। कैसे समझोगे इस चीज को, इस चीज को ऐसे समझो कि हमारे पास में अगर सोडियम है तो सोडियम के अंदर जितने एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन्स तो थे ना यहाँ पे, तो 11 प्रोटॉन्स थे इसके पास में, ये न्यूक्लियस है, 11 प्रोटॉन्स थे। और इसका मैं सीधा लास्ट शेल बना रही हूँ, सीधा लास्ट शेल बना रही हूँ इसका, तो लास्ट शेल है ये। इसके अंदर हमारे पास में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने भी शेल होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 होंगे। और हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में होगा, अगर मैं उसको निकाल दूं तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितने बच जाएंगे मेरे पास में, 10, और प्रोटॉन्स तो उतने ही है, प्रोटॉन्स तो 11 है। तो आपको अपने आप ही दिख रहा होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज अपने आप में ही ज्यादा हो चुका है, तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव शो करेंगे। तो अगर सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, Na+ बनेगा, ये क्या बनेगा, Na+ बनेगा मेरे पास में। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +1, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +1। आई बात समझ में? ऑक्सीजन का देखते हैं, तो ऑक्सीजन का मुझे पता है, ऑक्सीजन का Z कितना होता है, 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, लास्ट शेल में बताना, इसके लास्ट शेल में बताना कौन से ब्लॉक में आता है, P ब्लॉक में आता है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन में 4 थे, फिर 5 और फिर 6। तो हमारे पास में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, इसको लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो ये हमारे पास में बनाएगा O। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2, तो 2-। तो हमारे पास में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2-। तो हमारे पास में ये होगी 2-। अब आप ये भी समझ सकते हो, यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन एक Na तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देगा, इसीलिए वो 2 Na के साथ में जुड़ा है ताकि उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो यहाँ से हमारे कंसेप्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, जो हमें साइन के साथ में ये बताता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं या फिर गेन किए। समझ में आई? अच्छा, तो ये थी हमारी जनरल ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात, और हमारे पास में वैलेंसी की बात। तो अब हम आगे की कुछ बात करते हैं, जो है लास्ट जो हमारा टॉपिक बचता है इस पूरे चैप्टर के अंदर, वो बचता है हमारे पास में एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसके बाद आपको मैं एक जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर जो मेन हमारे जो एलिमेंट्स काम में जो आते हैं, आपके भी एग्जाम में जो क्वेश्चन, तो आपके एटॉमिक नंबर भी जिनके आपको याद होने चाहिए, उनके मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगी, ठीक है, कि हमारे पास S ब्लॉक को कैसे याद करना है, P ब्लॉक को कैसे याद करना है, और D ब्लॉक को कैसे याद करना है। तो जहाँ आपके जितनी जरूरत है उतना मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगी। इसके बाद में सबसे पहले हम ये वाला टॉपिक देख लेते हैं, क्या है एनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। एनॉमलस प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनॉमलस एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल मतलब जो सब शो कर रहे हैं वो ये नहीं कर रहे हैं। जैसे कि तुम अपने खानदान के बच्चे हो, ऑब्वियसली अपने ही खानदान के बच्चे होगे तुम, तो तुम्हारे और भी कौन होंगे, और भी होंगे ना खानदान में लोग, तो और भी होंगे, लोग तो और भी होंगे तुम्हारे पास में, लेकिन तुम कुछ अलग ही हो। जैसे ये सब लोग हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आराम से बात करते हैं, लेकिन तुम हो गुस्सैल एकदम, यू आर एन एंग्री बर्ड। तो यू आर शोइंग एन एनॉमलस प्रॉपर्टी, यू आर शोइंग एन एनॉमलस बिहेवियर, क्योंकि तुम्हारे परिवार वालों से सारी अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हो। तुम बच्चे तो उन्हीं के हो, लेकिन तुम प्रॉपर्टी सारी अलग शो कर रहे हो, यू आर एन एंग्री बर्ड। तो तुम्हें इसमें क्या हो गया इसमें मुझे क्या समझ में आई, एनॉमलस का मतलब समझ में आता है कि हो तो तुम इसी खानदान के, लेकिन तुम्हारी प्रॉपर्टीज इनसे सारी अलग आ रही है, ये हो गई हमारी एनॉमलस प्रॉपर्टीज। तो अब ये सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स पे कैसे लागू होती है वो देख लेते हैं। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स पे कैसे लागू होती है वो देख लेते हैं। सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स लिख लूं पहले मैं,
तो यहाँ पे आता है लिथियम, बेरिलियम, फिर हमारे पास खाली स्पेस होता है क्योंकि सेकंड पीरियड में फिर डी ब्लॉक हमारा थर्ड से शुरू होता है। 2D पढ़ाया गया कभी? 2D नहीं होता है ना। ऑफबो पढ़ाया है ना, ऑफबो के जाके पन्ने पलट के देखना, 2D नहीं होता है। तो सेकंड के बाद में जो डी ब्लॉक है यहाँ से स्पेस होता है, कुछ नहीं होता, डी ब्लॉक नीचे से स्टार्ट होता है। तो बेरिलियम के बाद में कौन आएगा मेरे पास में? पी ब्लॉक वाले आएंगे। कहाँ से शुरू होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये सारे के सारे मेरे पास में क्या होते हैं? ये होते हैं मेरे पास में सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप से, बताओ मुझे किसके, ये किस खानदान के बच्चे हैं भाई? ये लिथियम है तो ये लिथियम अपने खानदान का बच्चा होगा ना, मतलब ये एस ब्लॉक का एलिमेंट होगा और एस में भी S1 वाले का, मतलब ग्रुप 1 का। तो ये ग्रुप 1 का बच्चा है, ये ग्रुप 1 का बच्चा है, ये ग्रुप 2 का बच्चा है, ऐसे ये ग्रुप 13 का है और ये 14 का है, देन 15, 16, 17। लेकिन ये अपने ही ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ में अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनके जैसी प्रॉपर्टीज ये शो नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने कहा है कि दे आर शोइंग एनॉमलस प्रॉपर्टीज। कैसे और क्यों करते हैं ऐसा? इनमें क्या है मैम? कि ऐसा हम में क्या था मैम कि हम अपने खानदान से अलग हैं? हम तो बहुत खास है, हमारी तो बात ही छोड़ो। लेकिन मैं इनकी बात बता देती हूँ। इनकी बात क्या है? इनके अंदर आप देखोगे तो ये 2p वाले मैंने आपको बताए और ये हमारे पास में 2s वाले बताए। ये मैंने बताया आपको 2s वाले। दिख रहा है 2? सेकंड शेल दिख रहा है? सेकंड शेल मतलब न्यूक्लियस के थोड़ा पास में है। तो आप कह सकते हो कि 3 वालों से तो इनकी साइज छोटी है ना भाई, नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है। तो ये वाले सारे ऊपर अपने वाले ग्रुप से तो सबसे ज्यादा साइज, सबसे कम साइज इन्हीं की होगी। तो एक तो प्रॉपर्टी इनकी ये है, एक तो इनकी बात ये है कि इनकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। तो कह सकती हूँ कि स्मॉल साइज इनकी होती है, तो इनकी होती है स्मॉल साइज। दूसरा मैं क्या कह सकती हूँ, एक तो होती है स्मॉल साइज, तो स्मॉल साइज के ऊपर जब मैं चार्ज डालूंगी तो वो चार्ज की डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना। सुनो 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 सुनो। अगर मेरे पास में एक तो ये छोटू सा आइटम है और एक मेरे पास में ये बड़ा आइटम है, इसके ऊपर मैंने एक ही चार्ज दिया, इसके ऊपर भी मैंने एक ही चार्ज किया। चार्ज की डेंसिटी, डेंसिटी कहाँ ज्यादा? डेंसिटी तो भाई यही ज्यादा होगी ना। चार्ज डेंसिटी तो, चार्ज डेंसिटी तो यही ज्यादा होगी ना भाई। एक तो ये सोचो, दो शहर है और एक शहर तो है छोटू सा और इसी के अंदर लोग रह रहे 10। कमरा मान लो, इसे शहर छोड़ो, कमरा मानो कि एक कमरा है, उसके अंदर छोटा सा कमरा, उसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं। और एक हमारे पास में इतना बड़ा कमरा है और उसके अंदर 10 लोग रह रहे हैं। तो डेंसिटी कहाँ ज्यादा है? डेंसर पॉपुलेशन एरिया। ये तो यही है ना, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कम जगह में ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो कम जगह में ज्यादा चार्ज है, मतलब कम जगह में जो चार्ज है डेंसिटी ज्यादा हो गई है इसकी। सेम ही उसी चार्ज को मैंने ज्यादा जगह में फैला दिया तो हमारे पास क्या हो गया? डेंसिटी कम हो गई है। तो हमारे पास में जो 2p वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। चार्ज डेंसिटी क्या हो गई बच्चे? ज्यादा है। तो ये कुछ इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो इनको अलग बनाती है। इसके अलावा भी एक और प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको पढ़ाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आप याद करोगे तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बात की हमने कि ये वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं भाई, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज ही करती है ना। साइज इंक्रीज करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाती है। बताए थी, ये बातें हो चुकी है। तो हमारे पास ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से इनका एनामलस बिहेवियर आता है। अब आता कैसे? तो इनके पास में ये इसकी जैसी प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा तो किसके जैसी करता है? तो यहाँ पर एक वर्ड आता है डायगोनल रिलेशनशिप का। क्या आता है वर्ड? डायगोनल रिलेशनशिप का। अच्छा पेन ले लूं क्या? क्या लूं? ये वाला ले लेता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड आता है हमारे पास में डायगोनल रिलेशनशिप का। दिख रहा है ना? डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। कैसे शो करते हैं? जो लिथियम की बात की थी मैंने बेरिलियम की बात की थी, मैंने बोरोन की बात की थी। लिथियम के नीचे लिथियम की फैमिली, ये ठीक है। बेरिलियम की, ऐसे बोरोन की।
तो डायगोनल रिलेशनशिप कैसे निकलेगी इनकी? ये लिथियम जो है हमारे मैग्नीशियम की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। ओके ओके, तो हमारे पास बेरिलियम किसके जैसी करेगा? एल्यूमिनियम के जैसी। क्या आपको डायगोनल दिख रहे हैं? किसी भी अरे स्क्वायर के अंदर अगर तुम डायगोनल बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, यही तो लाइन है डायगोनल, यही तो लाइन है, तो डायगोनल नहीं दिख रहा तुम्हें? तो डायगोनल रिलेशनशिप कह दूं इसी को, तो मैंने कहा डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब जो लिथियम है वो अपने ग्रुप की जैसी प्रॉपर्टी शो ना करके वो शो कर रहा है दूसरे ग्रुप के नीचे वाले एटम की या एलिमेंट की, जैसे लिथियम मैग्नीशियम के साथ में, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में। आई बात समझ में? ये क्या है हमारे पास में? डायगोनल रिलेशनशिप। हो गया यहाँ तक? तो अब हम आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास में ये वाली चीज खत्म हुई है। कौन सी चीज खत्म हुई है? ये वाली एनामरस प्रॉपर्टीज खत्म हुई है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल ट्रेंड भी हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक रिएक्टिविटी केमिकल चीजों की तो बातें नहीं की ना, किसके साथ मिलके क्या बन रहा है, क्यों मिल रहा है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये बातें तो नहीं हुई अपने बीच में। तो ये बातें कर लेते हैं, ये बातें कर लेते हैं। अभी तो बोला था आपने कि ये तो लास्ट टॉपिक है, अब आप बोल रहे हो कि एक और चीज रह गई है। तो जब हम चीज को कर रहे हैं, जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, जीरो से पढ़ ही रहे हैं, तो हम पूरा ही पढ़ लेना उसको, हम उसमें बाकी क्यों छोड़े कोई चीज? सही कह रही हूँ ना? तो हमारे पास में लास्ट चीज आती है, केमिकल ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी के कुछ ट्रेंड। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी, तो बढ़िया रिएक्ट करेगा। और बढ़िया रिएक्ट कौन करेगा? जिसे रिएक्ट करके कुछ फायदा मिल रहा होगा। और रिएक्ट करके फायदा किसे मिलेगा? जो स्टेबल होगा। स्टेबल कब होता है? जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाए, ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट हो जाए। तो अगर मैं आपको बात करूं और मैंने कर चुकी हूं कि यहाँ पर एस ब्लॉक आता है, यहाँ पर पी ब्लॉक आता है। इस पी ब्लॉक के अंदर हमारे पास में कुछ प्राणी होते हैं जिनका नाम होता है हेलोजेंस। ये एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप वाले 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को मैंने कहा था हेलोजेंस। और ये हेलोजेंस क्या थे? भूखे थे इलेक्ट्रॉन्स के भूखे थे, एक इलेक्ट्रॉन के भूखे थे, क्योंकि नोबल गैस के जैसे बनना चाह रहे थे। तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए फिर मैं बहुत स्टेबल बन जाऊंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का भूखा होता है और इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेंगे ना, तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर आप इधर देखते हो एस ब्लॉक के अंदर, तो मैंने जो एस वाले जो बताए थे S1 और S2 के, ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो इनके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। और मेटेलिक कैरेक्टर की जब हमने बात की थी, तो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, एक और दो इलेक्ट्रॉन, जल्दी से एक या दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो हमारे पास में लास्ट जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो स्टेबल ही बचेगा। तो ये बहुत जल्दी निकालना चाहेंगे, तो ये भी रिएक्ट करना चाहेंगे उसके लिए। भाई इलेक्ट्रॉन्स देंगे, सुनो इलेक्ट्रॉन्स देंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो तभी तो देंगे ना जब सामने लेने वाला होगा। ऐसे दे के हवा में थोड़ी घूम रहे होंगे, तभी तो देंगे जब सामने कोई लेने वाला होगा। तो इसीलिए इसको बॉन्ड भी बनाना पड़ेगा, इसीलिए इसको किसी के साथ रिएक्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि ये क्या करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको भी इलेक्ट्रॉन जल्दी दे के स्टेबिलिटी चाहिए। तो इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो समझ में आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास में एस ब्लॉक वाले और ये जो हेलोजेंस है जो एक्सट्रीम पी के अंदर आते हैं नोबल को छोड़ के, वो हमारे पास में बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं। घुस गई ना बात तुम्हारे भेजे में? इजी था ना? इजी नहीं लगेगा अगर तुमने पहले वाली चीजें नहीं समझी है तो, बाकी तो बहुत इजी है ये। तो आप सोचो, इनकी रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा, और हमें कैसे पता चलेगा इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है? तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, हमारे पास में एक तरीका होता है कि हम इनके ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। हम इनकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे। तो हमारे पास में कोई एस ब्लॉक का मैं कोई एक एलिमेंट उठाती हूँ, कोई एक एलिमेंट, सोडियम उठाओ, सोडियम की हम कराते हैं रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में। तो पता है बच्चे क्या बनता है? तो मेरे पास में बनता है ऑक्साइड। इसकी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट समझाते हुए इसका एग्जाम्पल लिया था ना। तो हमारे पास क्या बना? ऑक्साइड बना। और ऐसे ही पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट उठाती हूँ, हैलोजेंस में से उठाती हूँ। अगर मैं क्लोरीन उठाती हूँ और क्लोरीन की मैं रिएक्शन कराती हूँ ऑक्सीजन के साथ में, तो मेरे पास बनेगा Cl2O7। ये भी क्या बना है? ऑक्साइड। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, कितनी जल्दी वो ऑक्साइड बना रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्या देखते हैं? उनकी केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं
कि हमारा कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में कितनी जल्दी रिएक्शन शो कर रहा है, वो उसकी क्या हो गई, केमिकल रिएक्टिविटी को शो करता है। तो हमारे पास में ये जो ऑक्साइड बना है, ये जो ऑक्साइड बना है और ये एक ऑक्साइड बना है, इनका नेचर भी देख ले कि ये कैसे नेचर के ऑक्साइड है। मैम ये नेचर क्या होता है? अच्छा पहली बात तो जो रिएक्शन लिखी है इसको बैलेंस तुम कर सकते हो, दो है ना, दो लगा दो। ये दो है तो यहाँ दो लगाओगे, यहाँ चार लगा दो, बैलेंस कर लेना। मैंने तो आपको रिएक्शन बताई जनरल। अच्छा ये जो ऑक्साइड है इसका नेचर देख लेते हैं, जो ऑक्साइड हमारे पास बने हैं। तो ये वाले जो ऑक्साइड बनते हैं, ये वाले जो ऑक्साइड बनते हैं, ये बनते हैं हमारे पास में बेसिक नेचर के, ये बनते हैं बेसिक नेचर के। कैसे पता चला? इनकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दो मैम, इनकी जब मैं वाटर के साथ में रिएक्शन करा दूंगी ना, इनकी जब मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो मैं देखूंगी कि मेरे पास में एसिड आ रहा है या बेस आ रहा है। जैसे Na2O है, इसकी अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास में फॉर्मेशन होगा NaOH का, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है। तो इससे मुझे पता चला कि ये ऑक्साइड मेरा कैसा है, बेसिक नेचर का है। बेसिक नेचर के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास में, इसकी रिएक्शन कराऊंगी वाटर के साथ में, Cl2O7, इसके वाटर के साथ में रिएक्शन कराऊंगी तो क्या मिलेगा मेरे पास में, HClO4, और ये क्या होता है मेरे पास में, एसिड। इससे हमें पता चल रहा है कि ये वाले जो ऑक्साइड बना रहे हैं, ये वाले कौन से ऑक्साइड बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारे एसिडिक, तो ये हमारे हैं एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। क्या इनके बीच का भी कुछ मामला होता है? हाँ होता है, इनके बीच का भी कुछ मामला होता है। वो होता है कि जो ऑक्साइड जो हमारे एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं, उन ऑक्साइड्स को कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उन ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उनके एग्जाम्पल भी आप याद रख लो, एग्जाम्पल भी आप याद रख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पी ब्लॉक का है ना, ये भी पी ब्लॉक का है। एकदम कोने और एकदम कोने वाले की जो हमने बात की, तो ये बेसिक ऑक्साइड बना रहे थे, ये एसिडिक ऑक्साइड बना रहे थे, हेलोजेंस। और इनके थोड़ा सा बीच में जो हमने पी ब्लॉक वाले बात कर ली, ये क्या बना रहे हैं मेरे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। समझ में आई बात? यहाँ तक का हमारे मोटे मोटे सारा, मोटे मोटे नहीं, सारा डिटेल में ही हुआ है, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं हुआ है, सारी चीजें डिटेल के अंदर डिस्कस हुई है, सारी चीजें डिटेल के अंदर हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है। तो अब लास्ट चीज जो आपके रह रही है, जो मुझे आपको बतानी है, वो है कि आपको कैसे याद होगा कि किस एटम का, किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो वो हम एटॉमिक नंबर भी याद कर लेते हैं, उसके लिए हम पीरियोडिक टेबल खोलते हैं। अब देखो इसकी एक ट्रिक ट्रिक जो रहती है वो मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रिक जो रह रही है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा एस ब्लॉक को पहले याद करने की ट्रिक सुनो। यहाँ पर क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब हमारे पास में इसकी ट्रिक क्या बनेगी, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, लिथियम, यहाँ पर मेरे पास में क्या है, लिथियम, और फिर है सोडियम, फिर पोटेशियम। तो इसको कैसे याद करेंगे, आपको ये दिख रहा होगा ना, हाँ। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन, ठीक है, 1s1, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, ये देखो, हलीना की रब से फरियाद। अच्छा दूसरे वाले पे चालू करते हैं, बेटा मांगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, है ना, बढ़िया ट्रिक, यूं ही याद हो जाएगा मैम ये तो। हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, ये हमारे एस ब्लॉक की ट्रिक हुई। पी ब्लॉक पे आते हैं। अच्छा पी ब्लॉक पे देखो, यहाँ से बोरोन से चालू करना है, ठीक है, तो क्या होगा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। B4 बोरोन होता है ना, तो बैंगन, एल्यूमिनियम, आलू, गाजर इन थैला। हो गई याद, आगे चले। काशी, कार्बन और सिलिकन दोनों साथ में आ गए, तो काशी गए शंकर प्रभु। आगे आओ,
नागालैंड, N फॉर नाइट्रोजन वाली फैमिली की बात करी हूँ तो नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नागालैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यस ऑस्ट्रेलिया सब भाई सब भिखारी। अच्छा ऑक्सीजन वाले पे आती हूँ। ओ सलमा, ओ सलमा सीलेगी तेरा, टीई टेल्यूरियम पॉकेट। ओ सलमा सीलेगी तेरा पॉकेट। आप लिख भी सकते हो इसे आपको अगर हेल्पफुल लग रहा हो तो। अच्छा फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी क्या ट्रिक होगी हेलोजेंस वाले की। फिर कल बाहर आई, आई फिर आयोडीन, आंटी। ठीक है। अच्छा लास्ट वाला देख लेते हैं। ये तो याद ही होंगे, ये तो याद ही होंगे, ये तो याद करने पड़ेंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। इनको तो ऐसे ही रट लो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये तो हमारे पास में नोबल गैस वाले तो याद ही होनी चाहिए वैसे ही। अच्छा डी ब्लॉक की लास्ट, डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। कहाँ गया हीरा। अच्छा लास्ट डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। डी ब्लॉक में क्या है हमारे पास में, ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है इनकी बात करते हैं। ठीक है इनकी बात करते हैं। क्या होगा इनका, कैंडियम से चालू करते हैं। कैंडियम टाइटेनियम ऐसे करके आता है ना। तो सतीव, सतीव क्रमन फेको, सतीव क्रमन फेको निकला कॉपर जिंक। वापस से देखो क्या हुआ, सतीव, सतीव क्रमन, क्रमन फेको, फेको कोबाल्ट, निकला निकल, कॉपर, कॉपर तो पता है सी होता है, और जिंक। ये हो गई इसकी ट्रिक। अच्छा नीचे वाले पे आओ, वाई से शुरू होता है तो इसका क्या होगा, यारी, यारी जरा निभा, मौत तक, मौत तक। तो यारी जरा निभा मौत तक, रुक राह पड़े अंगारे कौड़े। क्या होगा, तक रुक राह पड़े अंगारे कौड़े। ये हमारे पास में इसकी हो गई, कौन से वाले की, 5D वालों की। अच्छा यहाँ पर आ जाते हैं। इसके और लास्ट देखो, ला लेंथेनम से शुरू हो रहा है ना, कहाँ से शुरू हो रहा है, ला से, ला लेंथेनम से। तो ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना, ये हो गया वरना, उसे ईरान पटक आऊंगा। तो ईरान पटक आऊंगा, गा से याद करना मरक्यूरी। तो हमारे पास में क्या ट्रिक बन गई इसकी, ला हफ्ता वरना उसे ईरान पटक आऊंगा। ये हमारे पास में डी ब्लॉक की ट्रिक बन। तो मेजर आपको ये और ये तो याद होने ही चाहिए, बाकी आप डी और एफ जब पढ़ोगे, जब आगे आपके कोऑर्डिनेशन भी आएगा तब आपको ये भी याद होनी चाहिए। तो हमारे पास में अभी के लिए इतना तो आपके पास में मेजर इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करना ही करना है। तो इसका क्या मैंने ट्रिक बता दी है, आप लोग इस ट्रिक को अगर आपको ठीक लगती है तो आप लिख लो, इससे बेटर ट्रिक आपके पास में तो आप बेटर बना लो, और कोई अच्छी लगती है तो और कोई देख के लिख लो। ठीक है तो ये आपको मेजर एलिमेंट्स कुछ याद रखना है। इसके साथ में हमारा चैप्टर जो है पूरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला पूरा चैप्टर 0 से लेकर पूरा हमारे पास में यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आगे हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर से हम मिलेंगे। तो अभी के लिए आपको अगर चैप्टर पसंद आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए मन लगा के। और अगर कुछ डाउट आपके रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो इसके साथ हमारा लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय, टेक केयर।